नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MG टीवी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में भाजपा की एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद जिला भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा घड़ी चौक में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर विशेष रूप से एनडीए की महाविजय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भाजपा नेता पंडित राजेश शर्मा ने मीडिया के अनेक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार को सत्तासीन होने से विपक्ष क्या दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। शर्मा जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, लेकिन नैतिक रूप से स्वयं हार जाने के बाद अगले को कहना है नैतिकता के आधार पे आपको स्पष्ट बहुमत नहीं है, भाजपा को इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इस विषय कैसा देखते हैं? देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उसकी राष्ट्रवाद की विचारधारा के ऊपर फिर से विश्वास किया है और एनडीए की ही सरकार बन रही है। पूरे देश में विजय हुई। जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव थे, ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में भी फिर से गठबंधन हुआ, वहां पर भी एनडीए की सरकार बन रही है और पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ आशा की नज़र से देखती है। पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में भारत 2037 में जो विकसित राष्ट्र बनने वाला है, उसकी दिशा में भारत के कदम मोदी जी के नेतृत्व में बढ़े हैं। कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई की तरफ चढ़ती है तो पहले उसका एक पैर नीचे होता है। लगातार तीसरी बार चुनाव में पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनना, यह उस ओर संकेत है। इंडिविजुअल बीजेपी की 25-30 सीट जो कम हो गई पूर्ण बहुमत में आप बोल रहे हैं, तो वो उसको उस दृष्टिकोण से ना देखिए। लाइफ की लाइन भी चलती है तो हमेशा ऐसे अप डाउन दिखते रहता है। जिन लोग ये बोलते हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं आया, उनकी स्थिति क्या है देश भर में? पूरे लोग मिल के भी जितनी सीट नहीं जीत पाए, उतनी अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती है। इसके पिछले दोनों चुनाव में तो केवल एनडीए के घटक दलों को छोड़कर भाजपा ही पूर्ण बहुमत में थी। देश में फिर से 37% वोट मिलना एक पार्टी को, कोई 543 सीट पे तो गठबंधन की एक दल नहीं लड़ता, उसके औसत में 37% निकलता है। मत प्रतिशत में वृद्धि होती है। इसका अर्थ क्या होता है? जनता का प्यार और विश्वास बढ़ रहा है। ये नजर 2047 पे भारत को जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, पूरे दुनिया के दूसरे नंबर की इकोनॉमी में पहुंचाना और भारत को विश्व गुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करना, ये मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। दुनिया भविष्य देखेगी। ईवीएम पे बहुत भ्रामक की स्थिति पैदा की जा रही थी। दुनिया के सबसे बड़े लोग छवि जो है पूरे विश्व में खराब हो रही, और आज जो परिणाम निकले हैं, तो क्या लगता है उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए? देखिए, जब तेलंगाना में चुनाव हुआ तो इन लोग चुनाव जीते, तब ईवीएम की बात नहीं हुई। हिमाचल में चुनाव हुआ, चुनाव जीते तो ईवीएम की बात नहीं हुई। मैं ये पूछता हूँ कि ये जो 100 सीट जीते हैं, वहाँ ईवीएम मशीन थी कि नहीं थी? उसी वोटिंग मशीन में 100 सीट जीते हैं, वहाँ नहीं हो रहा है। एक्चुअल में इनकी मानसिकता
पाकिस्तान परस्त है। मिडिल ईस्ट की कंट्री के इन लोग डोमिनेशन में काम करते हैं, इनको पैसा वहां से आता है। केजरीवाल जी दिल्ली में अर्बन नक्सलिज्म को प्रमोट करते हैं और कांग्रेस अपनी विचारधारा को खो चुकी है। कभी ये सेंट्रिस्ट पार्टी हुआ करती थी, आज वो लेफ्ट विंग वालों की गोद में खेल रही। कांग्रेस के ऊपर कब्जा लेफ्टिस्ट का है। कन्हैया कुमार जैसा देशद्रोही आदमी, भारत का गद्दार, भारत माता को गाली देने वाले व्यक्ति लोग कांग्रेस के पदाधिकारी बन के दिल्ली में बैठ रहे। ये देश का विनाश करना चाहते हैं। विकास की तो सोच है ही नहीं। भ्रष्टाचार, लूट, कपोत, तुष्टीकरण, जिहादियों को संरक्षण, आतंकवादियों से साठगांठ, नक्सलियों से साठगांठ, इनका काम ही यही है और देश की जनता ने इनको जवाब दिया है। ये कभी भी सरकार नहीं बना सकते। कहते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो ना आरक्षण रहेगा, ना संविधान रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा। और उसके लिए ये बहुत सारे दल के नेताओं से के ऑफर भी दे रहे हो, प्रधानमंत्री पद के, इस तरह के पद के। मोदी को रोकने के लिए पूरी ताकत ये लोग लगाए हुए हैं। तो क्या लगता है कुछ इसमें विदेशियों का भी कुछ इंटरेस्ट है? जिनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और जिनको ईश्वर ने निमित्त बनाया है, हर कालखंड में महापुरुष आते हैं और जिस काम के लिए आते हैं उस काम को पूरा करने के बाद इस समाज को दे के जाते हैं। वो एक नरेंद्र मोदी जी है। ये कितनी भी शक्तियां मिल जाए, आतंकवादी, नक्सली, माओइस्ट, ये सब पीछे से कितना समर्थन करते रहे, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। जिसकी रक्षा खुद ईश्वर कर रहे हैं, जिनकी रक्षा भारत माता कर रही है, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। इन लोग सिर्फ सोचते रहेंगे देश को तोड़ने का, इसके टुकड़े करने का, जिहादियों को संरक्षण देने का, तुष्टीकरण करने का, हिंदू धर्म का अपमान करने का। हिंदुओं से नफरत करते हैं इन लोग। इनकी विचारधारा यही है कि कोई ऐसा नेता नहीं बचा होगा उनके बीच में जो मोदी जी को गाली नहीं देता होगा। वो गाली सुनने के आदी हो गए। उनको क्या, देश की जनता देख रही है, वही परिणाम आता है। अभी ये 100 आए, अगली बार 40 आएंगे। तो मान के चले कि हर हालत में प्रधानमंत्री मोदी जो है हैट्रिक पूरी बनाएंगे और देश के प्रधानमंत्री हैट्रिक तो बन चुकी है, नतीजा आ चुका है देश पर। हाँ, और भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाने के लिए जब तक मोदी जी को शक्ति मिली हुई है तब तक उस पद पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना वो साकार होगी ही होगी। एक तरफ नैतिकता का बात दोहाई देते हैं और दूसरी तरफ संविधान में उन्होंने खुद इमरजेंसी देश में लगा के लाखों लोगों को जेल में ठूसा था। तो ये कुछ विसंगति नहीं है बयान? नैतिकता दो नैतिक लोगों के बीच में होती है। अगर एक अनैतिकता है तो उसके साथ नैतिकता नहीं होनी चाहिए। वो जीवन भर जिन लोग मंचों पे चढ़ के मोदी जी को कोसते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे या संविधान को बदल देंगे, मोदी जी जबकि चुनाव की सभाओं के बीच में खुद उद्बोधन में उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी अभी आ जाएं तो भी वो संविधान को नहीं बदलेंगे। उसके बाद जानबूझ करके ये षड्यंत्र करना, ये दूषित प्रचार करना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। देश की जनता ने देखा है ना कि सर्वाधिक एसटी, एससी और ओबीसी सीट्स में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। तो देश की जनता और जिनको अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता है उनको मालूम है, तभी तो उन्होंने मतदान किया ना, भाजपा जीती है वहां। तो लगातार जो भ्रम की स्थितियां पैदा की गई, 8,000 रुपया हर महीने देने की भी बातें हुई,
तो और प्रतिबद्ध भाजपा के कार्यकर्ता नहीं निकले और उनका कमिटेड वोट बैंक निकल गया और ये परिणाम जो है हाँ थोड़े से प्रभावित हुए। हाँ इससे हाँ, आप- ये बात सही है कि देश के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं वो तो पूरे चुनाव भर ये सोचते रहे कि हम तो जीत रहे हैं, देश में राष्ट्रवाद की विजय हो रही है, देश में राष्ट्रवाद की विजय हो रही है। कुछ ऐसी जगह जहां पर बहुसंख्यक समाज की संख्या थोड़ी कम है, उन जगहों पर इसका प्रभाव पड़ा। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर आपने देखा होगा जहां बहुसंख्यक समाज की आबादी 60%, 65%, 70% है, वहां के लोग घर पे सोए रहे और उनके जो वोट बैंक है वो जा जाके सुबह पोलिंग बूथ में मतदान करे। ये लेकिन नतीजा आने के बाद पूरे देश के समाज के लोग जान रहे हैं कि ये उनसे गलती हुई है और ये दोबारा नहीं होगी गलती। क्या मान के चले कि इसकी समीक्षा और विश्लेषण दोनों होगा? समीक्षा देश करेगा, इसकी देश की जनता करेगी। यहाँ की जनता जनार्दन है, उनको पता चल चुका है कि हमारा मतदान करने नहीं जाना, अपने घर में बैठे रहना, आलस करना कि हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, ये आगे बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए वो खुद आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग जो लापरवाही कर रहे हैं एक नेशन फर्स्ट की भावना के प्रति, क्या वो भूल जाते हैं कि लंका में कभी 150 रुपए में डबल रोटी बिकी, पाकिस्तान में 250 रुपए किलो आटा लोग खा रहे? क्या देश में ऐसी परिस्थितियां लाने का प्रयास किया जा रहा है? इस देश को धर्मशाला बनाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, आप इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बोल रहे हैं जो बाहर से आके यहाँ घुसपैठ करके आए। वो तो जितने घुसपैठिए हैं वो परमानेंट ठिकाना है नहीं, और उनको जो सीए और एनआरसी है, जब ये दोनों एक साथ होगा तो जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। भारत धर्मशाला नहीं है, भारत उन लोगों के लिए मदरलैंड है जिन लोग भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, विभाजन के पूर्व रहे थे वहां और वो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, तो उनके लिए ये भारत मदरलैंड है। वो आएंगे, उनका यहाँ मोदी जी ने घोषणा की है कि उनको हम भारत की नागरिकता देंगे। थैंक यू। एनडीए की महाविजय पर जश्न मनाते हुए भाजपा नेता खूबलाल ध्रुव, हेमलता शर्मा, पूर्व विधायक रंजना साहू, नरेंद्र रोहरा, राजेंद्र लुंकड़, विजय मोटवानी, प्रकाश गोलछा, दिग्विजय सिंह कृदत्त, योगेश रैचुरा, जय हिंदुजा, राजेश गोलछा और चेतन हिंदुजा ने कहा कि विपक्ष द्वारा मोदी पर आरोप लगाने से पहले उन्हें याद रखना चाहिए कि संविधान रक्षा की बात करने वालों ने ही देश में संविधान के विरुद्ध निर्णय लेते हुए देश में इमरजेंसी लगाई थी और प्रेस की आज़ादी का गला घोटने के साथ ही लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया था। कांग्रेस नेता वसीम कुरैशी ने मोदी की जीत को अस्पष्ट जनादेश बताते हुए कहा कि मोदी का सत्ता में आना देश हित में नहीं रहेगा।
अच्छा जी, इस जीत को क्या ऐतिहासिक मानते हैं या ये कड़े संघर्ष की जो स्थितियां पैदा हुई वैसी उम्मीद नहीं थी? जीत ऐतिहासिक है और अपने आप में ऐतिहासिक जीत है जी। लेकिन कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि मोदी जी अगर शपथ ग्रहण कर लिए तो संविधान फिर खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया सफेद झूठ है। संविधान खतरे में आया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में। संविधान में उन्होंने ही परिवर्तन किया था, आपातकाल उन्होंने लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान के खिलाफ नहीं रही। मैडम जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन में स्पष्ट बहुमत है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेंगे संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो इसको कैसा देखती हैं आप? बड़ा हास्यास्पद बात है। राहुल जी तो हमेशा हास्यास्पद बात ही करते हैं, है ना। आप देख रहे हैं हमारे धमतरी में, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमने 10 सीट पर विजय हासिल की है और ये हमारे जो नरेंद्र मोदी किस तरह का विरोध है? वो राहुल गांधी जी तो हमेशा बातें करते हैं, किस टाइप की बात करते हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी महिला मोर्चा की पूरी बहनें, और यहाँ पे जो हमने वादा किया था कि 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ में विजयी सीट दिलाएंगे, किसी कारण बस एक सीट में हम अभी पीछे हो गए, लेकिन 10 सीट हमने विजय श्री हासिल की। ये हमारी महिला मोर्चा की बहनें और हमारे प्रदेश के माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और बहुत संख्या में हमने विजय श्री हासिल की। भैया, कल तक देश में आपातकाल लगाकर लाखों लोगों को जेल में ठूसने वाले आज बोल रहे हैं कि मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो उनकी बात में कितनी सच्चाई दिखती है आपको? देखिए, संविधान को बचाने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है। देश में सुशासन चल रहा है, मोदी की गारंटी चल रहा है। और ये जो देश को बर्बाद किए, जिन्होंने 70 साल आज जो है इंडिया जो गठबंधन जिन्होंने बनाया है, वो भी बर्बाद होने की कगार पर है। ये बोल रहे हैं कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, गठबंधन को मिला है, तो नैतिकता के नाते प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बौखलाई हुई सरकार जो उन्होंने खोई है, आज हमारी तीसरी बार सरकार बन गई है और हम प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। राजू भैया, आज देश में बहुत हर्ष का माहौल है कि हैट्रिक बन रही है, जबकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होती है कि अच्छे अच्छे बरगद के पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन मोदी जी तीसरी बार सत्तारूढ़ होने जा रहे हैं। तो कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आप? मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसकी तो बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन कुछ सीटें हमारी जो कम हो गई, वो थोड़ी सी मायूसी मन में आई जरूर है जी। लेकिन ठीक है, हमारी पार्टी आने वाले समय में कि कहाँ हमसे क्या कमजोरी हुई कुछ क्षेत्रों में, वो ज़रूर उस पर ध्यान देके आने वाला समय फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर जब सरकार बनाएगी, उसके लिए हम सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रयास करेंगे। चेतन भाई, हैट्रिक बनने जा रही है मोदी की, लेकिन अभी भी राहुल गांधी जो है वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर शपथ ग्रहण कर लिए तीसरी बार तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। आप कैसा देखते हैं? राहुल गांधी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपहास है। वो गुदड़ी के लाल हैं। उन्होंने ज़मीनी हकीकत को नहीं जाना है, संविधान को उन्होंने नहीं पढ़ा है। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू इसी संविधान के लिए कार्टून रूपी अंबेडकर जी जब संविधान की स्टडी कर रहे थे, 21 देशों के बारे में पढ़ रहे थे, तब वो हंटर से लाता उनका एक पुराना चित्र मेरे अभी जहन में आ रहा है। तो उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। और संविधान खतरे की बात क्या है? आप स्टडी करो, आप खुद हिंदुस्तान से कितना आपको सरोकार है, इस चीज़ को समझिए। और आपकी दादी माँ ने 1884 में सिख दंगों को भड़काया, उसके बाद 75 में आपातकालीन इमरजेंसी को लगाया और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की। तो कांग्रेस के जो पुराने
जितने भी लोग हैं उनको एक बार कांग्रेस के इतिहास को पढ़ना चाहिए कि कैसे आपने इमरजेंसी लगाया, लोकतंत्र की हत्या की, आपातकाल में गुरुदत्त जी के उपन्यास को, उनके लेखनी को आप लोगों ने नज़रबंद कर दिया। ऐसे अनेक लेखक हैं, अनेक संवाददाता हैं और ये सब लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ है, जिनके कारण आज संविधान जिंदा है और जिनके कारण हमारे जैसे लोग और आम जनमानस के लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं कि एक बार संविधान को पढ़ें, लोकतंत्र की हत्या कैसे होगी। और 70 साल तो देश में उन्हीं के परिवार के लोगों ने राज किया है। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि राहुल गांधी अपने आप में सफलता और असफलता एक अलग चीज़ है, वो हास्यास्पद व्यक्ति है, उसके लिए कोई गंभीर बात करना मैं उचित नहीं समझता। नरेंद्र भाई, राहुल गांधी बता रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया पद का तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, इस तरह के दावे कर रहे हैं और जनादेश को स्वीकार करने में थोड़ा सा अनमनापन दिख रहा है। क्या दिखता आपको? देखिए, राहुल गांधी का हमेशा बचकाना बयान देने का पुराना आदत और वो हमेशा देश की जनता को गुमराह करने का ठेका लेकर रखा है। उसे जो समझ में आता है वो बाजा बजाता है। और अब राहुल गांधी को बोलिए आराम कीजिए, फिर 5 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व करेंगे और देश हित में जो अच्छे कार्य करना है और जो उन्होंने देश की जनता के साथ वादा किया है वो पूरा निभाएंगे। और आप देखते रहिए, राहुल जी अभी शांत रहिए। मैडम जी, विपक्ष अभी भी कह रहा है कि भाजपा को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है और मोदी जी ने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कैसा देखते हैं? पहले तो आप थोड़ा जरा मुस्कुराइए। मैं सभी मीडिया वालों को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और समस्त जनता को बहुत बधाई है कि जिस दिन का बड़ा बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे थे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब पूरे देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में देखना चाहती है, आज उनकी आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं आज पूरी होने जा रही है। और गठबंधन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने तो पहले भी देश की चिंता नहीं की है और आज भी वो अपने सम्मान को बचाने में लगे हैं। नहीं, वो बता रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार शपथ ग्रहण किए तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। उनको संविधान और आरक्षण की चिंता नहीं, उनको अपनी चिंता है कि वो खुद खत्म हो जाएंगे, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप भी जान रहे हैं, पूरे देश की जनता जान रही है कि देश के संविधान, बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया है उस संविधान की रक्षा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। और जिस प्रकार जो कानून, जो नियम लगातार जो बनते आए हैं, नियमों की रक्षा के लिए और नियमों के पालन का काम यदि किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस ने 60 साल किया क्या? यदि विपक्ष यदि पूछता है कि 10 साल नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो हम भी तो पूछते हैं कि 60 साल उन्होंने किया क्या देश के लिए। आज देश यदि विकास की ओर प्रगतिशील है, यदि हम ये बात को सोच रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किसी में करने की ताकत थी तो वो माननीय नरेंद्र मोदी यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी। आप देखिएगा, जब आज़ादी को 100 वर्ष पूरे होंगे, भारत अपने एक अलग स्वरूप में होगा, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया, देश को विश्व गुरु हमारे भारत देश को यदि कहा गया। बाद में जो दिक्कतें आई, जो परेशानी आई, आज फिर से देश के एक एक नागरिक के मन में है कि आज मेरा देश फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है और ये बनेगा तो नरेंद्र भाई मोदी जी की बदौलत बनेगा। लोगों को इन चीज़ों का एहसास है। निश्चित रूप से तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और आज जो गठबंधन है वो आज अपने को बचाने में। भाई जय जी, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उनकी गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो गरीबी खटाखट दूर हो जाएगी। आप कैसा देखते हैं? देखिए, पहली बात मैं आपको तुलनात्मक रूप से जब हम देखें तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे तरफ चोरों की बारात है। एक अकेला मोदी सब पे भारी है। जब आप इन चोरों की बारात को मिला जुला कर 220-230 के आंकड़े तक पहुँचे और अकेले हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उससे ज़्यादा के आंकड़े पर हैं, तो जो वो देश में गरीबी स्थापित करने वाले, गरीबों के ऊपर राजनीति करने वाले, गरीबों के नाम से लोगों को छलने वाले, आज गरीबी हटाने की बात करें वो उनके मुंह को शोभा नहीं देती है जी। लोकतंत्र का हनन करने वाले लोग गरीबी हटाने की बात न करें। आज देश में अगर देश के
आज़ादी के बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके बाद गरीबों के घर में उन्हें पक्का मकान मिला है, उसके बाद उन्हें शौचालय मिला है, उसके बाद उन्हें इलाज करने के लिए मुफ्त में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है, उसके बाद गरीबों के घर तक नल पहुँचा है, उसके बाद गरीबों के घर में गैस का कनेक्शन पहुँचा है। तो आखिर ऐसी स्थिति उसके पहले क्यों थी? अभी भी कांग्रेस दावेदारी नहीं छोड़ रही है। वो बोल रही है कि अगर यूपीए की सरकार बनती है तो खटाखट गरीबी दूर हो जाएगी। आपको लगता है कि गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबी दूर तो तब होगी जब वो सत्ता में आएंगे। संवैधानिक व्यवस्था तो ये कहती है कि राष्ट्रपति महोदय पहले सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार के लिए आमंत्रित करेगी, और हम ज़्यादा दूर है नहीं, हम मुश्किल से 33 सीट दूर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं है, इसलिए नैतिकता के नाते मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता की बात तो कांग्रेस मत ही करे, ज़्यादा अच्छा है। और राव साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार शपथ ग्रहण कर लिया मोदी जी ने तो देश में ना संविधान रहेगा, ना आरक्षण रहेगा और ना ही लोकतंत्र रहेगा। ऐसी बातें हो रही है, कैसा देखते हैं आप? उनका बोलने का लाइन देन गड़बड़ा चुका है और देश सुरक्षित हाथों में है। इतना है कि उनकी तीसरी बार शपथ लेने के बाद देशद्रोही लोग नहीं रह पाएंगे। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार बनती है यूपीए की तो खटाखट गरीबी दूर हो जाएगी। आपको लगता है? पिछले 70 साल में क्या किया उन्होंने? गरीबी हटाओ के चक्कर में गरीबों को हटाने का चालू कर दिया। इनका नारा था बहुत पहले से, 70 साल कुछ किए नहीं है। अभी के व्यक्ति कुछ कर रहे हैं तो करने देना नहीं है, क्योंकि ये सब चाइना, पाकिस्तान, कम्युनिज्म का एजेंडा है। सब देश को गरीब रखो और राज करो। इन्होंने इतने साल वही किया। ये जनादेश को विपक्ष जो है हजम नहीं हो रहा है उसको, तो क्या लगता है हाजमा खराब है या क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की है, उस परिकल्पना के अनुरूप आज हम जिस पायदान में पड़े हैं, ये हमारी पहली पायदान है और इस पायदान में हम समय आगे बढ़ेंगे और इनके हाल। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।